10th स्टैंडर्ड साइंस जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स 35 मार्क्स, केमिस्ट्री 32 मार्क्स एंड बायोलॉजी 33 मार्क्स। अब संभालिए 25 डेज, मैं आज को भी गिन रहा हूँ संडे के साथ, 25 दिन बचे बोर्ड एग्जाम को। कहाँ से पढ़ना शुरू करें कि फिजिक्स करूं, केमिस्ट्री करूं या बायोलॉजी? तो सबसे इजी होगा आपके लिए बायोलॉजी। लेसन नंबर 12 से लेकर आप 17 तक पहुंच सकते हो बायोलॉजी। 7 लेसन है प्यारे बच्चों, 7, माफ करना 12 to 18, 7 लेसन बायोलॉजी के हैं। वहां से आप पढ़े, क्यों? यू कैन स्कोर 33 मार्क्स वेरी इजीली। आप बहुत आसान, इसलिए कि कुछ क्वेश्चन जो कॉमन से है वो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी यहाँ से बताऊंगा, आप याद रखना। 3-4 है, ज़्यादा नहीं, पूरे साइंस टेक्स्ट बुक में याद रखिए। अब बायोलॉजी में कहाँ से स्टार्ट करें? आप पहले तो ये क्लियर कर ले, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, एंड यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम बायोलॉजी because it is very simple. You can prepare one lesson in a day. Let me tell you this, it is just like that, because 10th standard biology is very good compared to 9th standard biology. It was tough, but you are not in 9, you are in 10th standard. अब बायोलॉजी के जो 2 लेसन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक होगा लेसन नंबर 12, न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। इसके 8 मार्क्स है, 8, इसका वेटेज 8 है। गुजराती मीडियम वाले 12वां लेसन, श्वसन ऊपर जैसे, उसके 8 मार्क्स है। उसमें से 5 मार्क्स का एक सवाल पूछा जाएगा, वो फिक्स है 5 मार्क्स का। सबसे बड़ी बात, इसमें ऑप्शन होगा। अब 5 मार्क्स में क्या पढ़ना है, थोड़ा याद रखने की कोशिश करें। कहां से स्टार्ट करने कह रहा हूं, बायो से, फिर किधर जाना, हम वहीं भी जाएंगे। तो बायोलॉजी से आप स्टार्ट करोगे, उसमें भी पहले पढ़ोगे आप लेसन नंबर 12, न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। हाउ मेनी मार्क्स? इट इज ऑफ 8 मार्क्स. And you can score 8 marks very easily if I am not wrong, just by preparing 4 questions. They are number 1. सुन लीजिए, आप पहला क्वेश्चन पढ़े न्यूट्रिशन, और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन रेस्पिरेशन। न्यूट्रिशन 2 तरह का है, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक। रेस्पिरेशन की बात करेंगे आप लोग, तो उसमें मतलब 2 पार्ट्स किए गए हैं रेस्पिरेशन के अंदर, एरोबिक, एनेरोबिक। ये 2 क्वेश्चन क्लियर हुए। लेकिन एक बात मैं बता दूं, जब भी बोर्ड में न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन के बारे में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, पहले पूछी गई है डेफिनेशन, डिफाइन न्यूट्रिशन, डिफाइन रेस्पिरेशन। अब होगा क्या, ज्यादातर बच्चे डेफिनेशन पढ़ते ही नहीं, वो सीधा 5 मार्क्स का क्वेश्चन फर्स्ट क्लास प्रिपेयर करके जाते, लिख देते। 1 मार्क तुम्हारा सीधा निकल गया 5 में से डेफिनेशन का, क्योंकि चेक करने वाला पाएगा आपने डेफिनेशन तो लिखी नहीं है, सीधा 1 गया। अब चेक करने वाला भी सब अलग अलग दिमाग से बैठते हैं। आपने थोरली लिखा, उसको कहीं लगा, उसने बोला एक मार्क और कट कर दो यार, तो तुम 5 में से सीधे 3 पर आ गए। यानी आपका जो 80-90 का टारगेट था वो डाउन हुआ। इसलिए रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्लियर कर ले सबसे पहले। ये 2 क्वेश्चन, दूसरे 2 तो फेमस है। उसमें हाईएस्ट जो पूछा गया है वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, और उसके बाद अमीबा। तो ये 4 क्वेश्चन मैंने जो आपको बताए। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन बताऊंगा जो जनरली हम लोग उस पर बहुत ज्यादा गौर नहीं करते। ये 4 तो क्लियर हो गए, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, अमीबा, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। 5वां क्वेश्चन है लास्ट पेज पर एकदम इस लेसन के, ह्यूमन रेस्पिरेशन, खाली 5 लाइन का है। इसलिए हमको लगता है ये कहाँ 5 मार्क में बैठेगा, इसको छोड़ दो यार, और उसको 2 बार बोर्ड में पूछा गया है। तो ह्यूमन रेस्पिरेशन लास्ट पेज है, उसके बिल्कुल ऊपर एक टॉपिक है रेस्पिरेशन इन रूट एंड स्टेम। बस ये 2 क्वेश्चन खास ध्यान रखिए। लेकिन एक बात बोलूं, इसमें ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन है, इसलिए चांसेस बहुत कम है कि आप नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। ये बहुत बड़ी बात है। ऑप्शन का होना ये भी बहुत बड़ी बात है, और ऑप्शन का नहीं होना, उस पर भी कैसे जाना है वो बताऊंगा। तो मैंने बायोलॉजी का लेसन नंबर 12 आपको समझा दिया। उसके बाद आप पढ़ोगे लेसन नंबर 15, रिप्रोडक्शन। अब आप उसको देखोगे तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, ग्राफ्टिंग, कटिंग एंड लेयरिंग। ये 3 प्लांट रिलेटेड एकदम इजी। मैं आपको बोल रहा हूँ ये सही है, ऐसा नहीं समझे कि क्या एकदम इजी सर, एकदम इजी है। आप कोशिश तो करो यार,
कोशिश तो करनी पड़ेगी ना, ऐसे ही बैठ रहोगे तो फिर बोले ऐसे डिफिकल्ट कुछ नहीं होता। साइकिल जिसको नहीं आती उसको पूछो, बोलेगा मैंने वो भारी लगे भाई, मेरे को डर लगता है गिर जाऊंगा, मत मत मैं मेरे को मत बिठाओ। सीख लेने के बाद वो हाथ छोड़ता है और स्टंट करता है साइकिल पर। तो आप सीख लो पहले, दे आर वेरी सिंपल। समझ में आ गया? तो 15th लेसन में मैंने 2-3 क्वेश्चन बताना है। और क्या रिप्रोडक्शन में ह्यूमन, इंसान की बात नहीं हुई तो चलेगा ही नहीं, तो ह्यूमन के ऊपर और फीमेल के ऊपर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर कुछ टॉपिक है। 5 या 6 क्वेश्चन है, आप याद रखें, इसको पढ़ें। अब देखो मैं बायोलॉजी 12, 15 उसके बाद सीधा आपको जंप करवा रहा हूँ फिजिक्स पर। अब आप फिजिक्स पर जाइए। बायोलॉजी के 5 लेसन अभी रह गए, मैं बाद में बता कहाँ से कैसे घुसना है और जल्दी से मार्क्स बाहर निकालना है। तो 2 लेसन याद हो गए होंगे, क्वेश्चन तक मैंने बता दी है। अब आप आओगे फिजिक्स पर सीधे। बायोलॉजी के 5 लेसन तू भाई थोड़ा आराम कर, मुझे फिजिक्स में जाने दे पहले। क्यों? सिर्फ 4 क्वेश्चन पढ़ो, 5 मार्क्स गारंटी। माफ कीजिएगा मैं कुछ ज्यादा बोल जाऊं तो मैं आपसे माजरत चाहता हूं, लेकिन है ही 4 क्वेश्चन, तो उसके मार्क्स से 5। यहाँ कई बार पूरी चौपड़ी पढ़ लो, कुछ नहीं आता, हाथ लगता। यहाँ 5-4 क्वेश्चन पढ़ो, यू आर स्कोरिंग 5 मार्क्स। मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला के बीच में बोर्ड में कंपटीशन चलता है। ये मैं जा रही हूँ, तू रुक जा, तू जा रही है, मैं रुकियो, बार बार वही पूछा है, मिरर फॉर्मूला एंड लेंस फॉर्मूला। और तीसरे नंबर पर है लेटरल शिफ्ट, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। 10th वाले समझ रहे इस वक्त मैं क्या कह रहा हूँ। अब एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया जिसको मैंने इस लिस्ट में डाला है, सरप्राइज, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये पूछा, देखते ही नहीं लगता, सिर्फ 4 लाइन का टॉपिक, लेकिन बाजू में डायग्राम है। मार्क्स डायग्राम के रख देंगे। कल आरिफ भाई कुरैशी ने खास मुझे इंसिस्ट किया, देखो डायग्राम पर से बात आ गई कि आरिफ भाई अब बायोलॉजी में बच्चों को खास बता देना कि डायग्राम रोज एक ड्रॉ कर ले। मैंने कहा अच्छी बात है आरिफ भाई, अच्छी बात बताए, हमारा मशवरा हुआ, उसके बाद ये पॉइंट आपके सामने मैं रख रहा हूँ। तो फिजिक्स के अंदर आप सेकंड लेसन में 4 क्वेश्चन मैंने आपको गिन के बताए, उसमें एक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी कहा है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो एक दूसरा भी डाल दो उसमें मेरे तरफ से, अभी तक पूछा नहीं गया, टेलीस्कोप, वो भी उसके नीचे ही है। अब एक बात यहाँ खास ढूंढ ले मेरी, लेसन नंबर 2 चल रहा है इस वक्त साइंस में। नो ऑप्शन, रिस्क फैक्टर ज्यादा। नो ऑप्शन में रिस्क फैक्टर ज्यादा। आपको लगा मैंने आज मिरर और लेंस पढ़ लेना है शाम तक, छोड़ दे लेटरल शिफ्ट, कंपाउंड और टेलीस्कोप। ऑप्शन नहीं है। पेपर सेट करने वाले के दिमाग में लगा लाओ सरप्राइज चिपका देते इनको, टेलीस्कोप डाल दिया जो आज दिन तक पूछा ही नहीं गया है, तो फिर वहां हक्के पक्के रह जाओगे। तो मेहरबानी करके पूरा लेसन पढ़ ले, छोड़े नहीं, ऑप्शन नहीं है। अब मैं जाऊंगा, लेसन नंबर 2 हो गया 5 मार्क्स का, बायोलॉजी हो गया। अब कहाँ जाएंगे सर? राह देख रहा है केमिस्ट्री के, भाई मेरे तरफ तो आ यार थोड़ा, तू बायोलॉजी ने फिजिक्स। तो केमिस्ट्री में जनरली नाम सुनते ही डर लगता है, क्यों? इट इज जस्ट लाइक मैथ्स। क्या है? केमिकल इक्वेशन। टीचर लोग भी बच्चों को कहते हैं केमिकल इक्वेशन पढ़ने का, बहुत सारे एसिड बेस एंड सॉल्ट से हम लाइन लगाओगे देखोगे तो ऐसा लगता है क्या करूं, लेकिन आप सुन लेना, ये बेचारे बोर्ड वाले बहुत रहमदिल होते हैं, इनको मालूम है यार बच्चों को पास करे, यार हमें आगे बढ़ाना है नेशन को, देश को। तो ये लोग केमिकल इक्वेशन, जो मेरा तजुर्बा है, कम पूछकर यूजेस, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सब डाल देते हैं। अब हम लोग अवॉइड करते हैं यूजेस, ये क्या पढ़ने का, 3 यूजेस पढ़ने के, यार इससे तो लाओ मैं 50 केमिकल इक्वेशन पढ़ डालता हूँ। एक भी नहीं आया, यूजेस पूछ लिया। आप कुछ पढ़ा होगा तो यूजेस लिखोगे ना। पाबा, बोले ये क्या पाबा, इसका फुल फॉर्म तो आप जानते हो, वो पूछ लिया, नहीं पढ़ा था यूजेस, तो प्रॉब्लम हो गया। इसलिए हर चीज को पढ़ना है। मैं मेटल्स पे आ रहा हूँ, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, अगेन विथ ऑप्शन। स्टार्ट होगा फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। इतनी सिंपल है, डायग्राम है इसलिए बहुत इजी है, लेकिन ये लोग भी कलाकार होते हैं। इन्होंने क्या किया, फ्रोथ फ्लोटेशन की जगह बार बार उसको ट्विस्ट करके पूछा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड और। तो बोले यार ये कौन सा, ये तो क्वेश्चन में नहीं, एक बार बोर्ड एग्जाम में हुआ था अयाज भाई, एक क्वेश्चन पूछा था, प्रिपरेशन ऑफ एसीटोन, एक्चुअली उसका बुक में नाम है प्रोपेनॉल, वहां साइंटिस्ट का नाम लिख दिया फिशर एंड ड्रॉप्स। तो कुछ बच्चों ने सोचा ये मच्छी कहाँ बीच में आ गई, यार ऐसा तो हम कुछ बुक में है ही नहीं, वो तो नाम से एक्सप्लेन द मेथड ऑफ फिशर एंड ड्रॉप्स। बाहर आके बोले सर तो आउट ऑफ पोर्शन। मैंने कहा, मैं भी घबरा गया, क्या हुआ, अरे कुछ फीस ने ऐसा सर, अरे मैंने कहा मुझे तो पता रही यार, ये तो एसीटोन है। जैसे थियरम है मैथ्स के अंदर, फंडामेंटल थियरम ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, पूरा क्लास जानता है, बहुत मस्त, मैंने वो फाइना पड़े, वहां पूछ दिया थेल्स थियरम, ये कौन, ऐसा कोई थियरम ही नहीं है, थॉरली पढ़ना पड़ेगा। मेटल्स पर हम आ गए हैं,
आपको आइडिया है, मेटल्स में मैंने पहला क्वेश्चन कहा फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट रिपीट हुआ है, याद रख लेना यहां बैठे बच्चे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट। हमारा ध्यान एज अ टीचर कहां जाता है जानते हो? बेयर्स प्रोसेस, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस, ब्लास्ट फर्नेस। हम लोग लगते हैं इसके पीछे, पढ़ो पढ़ो, बेयर्स प्रोसेस, हॉल हेरोल्ड, ब्लास्ट फर्नेस, बाजू में से एंट्री हो गई पहले ही पेज पर, कॉपर सल्फेट का प्योरिफिकेशन लिख डालो। तो ये आपको पढ़ना है। और उसके बाद दो क्वेश्चन आपको दे दूं मेटल्स में जो मेरे हिसाब से सरप्राइज है। एक कोरोजन और दूसरा एक लास्ट पेज पर टेबल है, एलॉय। उसके नाम लिखे हैं और उसके यूजेस, इसको खास पढ़िएगा। लेकिन फिर से देखो, ये मेरा, अब इसको पकड़ नहीं देना मेरी बात को। वंस अगेन देयर इज ऑप्शन, सो चांसेस कम कि आप नहीं लिख पाओगे, यहाँ ऑप्शन है। तो आप धीरे धीरे अब याद करें, मैंने एक बायोलॉजी से स्टार्ट किया है, मैंने फिजिक्स लेसन नंबर 2 पर आपको ले जाया हूँ और उसके बाद मैंने केमिस्ट्री तक आपको पहुंचाया है। अब 3 मार्क्स के भी लेसन है, 5 मार्क्स के 3 लेसन है। लेसन नंबर 2 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ 5 मार्क्स, 1 क्वेश्चन एमसीक्यू में गिनवा नहीं रहा हूं अभी, वो 3 मार्क्स का है। मेटल्स लेसन नंबर 12 1 क्वेश्चन 5 मार्क्स का। और तीसरा जो लेसन है वो आपको मालूम है, न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। आराम से अगर मैं गिनती करूं ना, सिर्फ 10 क्वेश्चन है एंड मार्क्स कितने जानते हो? 15। 10 क्वेश्चन पढ़ो, सीधे 15 मार्क्स की तरफ बढ़ोगे। यू मस्ट डू। एमसीक्यू को तो मैंने टच ही नहीं किया है, ये पढ़ोगे अंदर एमसीक्यू क्लियर ही हो रहा है। साइंस से मैथ्स नहीं है, क्योंकि मैथ्स में एमसीक्यू में कुछ अलग, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस मैथ्स में, तो उसमें 3 मार्क के सम में कंपलसरी 2 राइट एंगल ट्राइंगल आएगा, एमसीक्यू में खाली एक ही राइट एंगल, तो मेथड बदलेगी वहां। साइंस में जैसे आप थ्योरी थॉरली पढ़ोगे ना, आपका एमसीक्यू लगभग सॉल्व होता चला जाएगा। तो अब हम 3 मार्क्स पर चले जाए, तो 3 मार्क्स में फिजिक्स में 2 है, केमिस्ट्री में 2 लेसन है और 1 लेसन बायोलॉजी का है। फिजिक्स के अंदर लेसन नंबर 3 डिस्पर्जन ऑफ लाइट, लेसन नंबर 5 है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, 3 एंड 5 हुए। केमिस्ट्री में लेसन नंबर 9 नॉन मेटल्स और लेसन नंबर 11 है वहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। 9 लेसन में, अब मैंने जब बोर्ड पेपर स्टडी किए तो मुझे, सुन लेना, लेसन नंबर 9 की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन गैस 9 से 10 बार पूछा गया, तो आपको ये पढ़ लेना है। लेसन नंबर 11 ऑर्गेनिक कंपाउंड में 4 शॉर्ट नोट है। अल्कोहल, तो 10th वाले बैठे हो तो थोड़ा जुड़े यार, हम भी इंसान भूल सकते हैं। पहला अल्कोहल है, उसके बाद है आल्डिहाइड, तीसरे पर है कीटोन और चौथे पर है कार्बोक्सिलिक एसिड। मैक्सिमम टाइम द क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस 4 शॉर्ट नोट्स। फिर पीछे जो क्वेश्चन है उसको भी आप इग्नोर ना करें, हो जाएगा। ये मैं आपको यहाँ से अपने दिल की गहराई से कहता हूँ, हो जाएगा। साइंस में बात कर रहा हूँ, हो जाएगा, फिक्र नहीं करे, थोड़ी हिम्मत रखे, थोड़े कलाक बढ़ा दे। तो ये हुआ। और उसके बाद बायोलॉजी भी है, वहाँ भी 1 लेसन रखा गया है जिसके 3 मार्क्स के वेटेज है। तो इस तरह से मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए, कुछ इंपॉर्टेंट लेसन भी बताए हैं। साइंस की बात कर रहा हूँ मैं। अब इस वक्त मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो दिन बचे हुए हैं उसमें 10th के बच्चों के पास ये बुक आपके पास होना बहुत जरूरी है। होगी कई बच्चों के पास ये अ सेट ऑफ बोर्ड क्वेश्चन पेपर्स, और बुक का नाम है मार्वेल। ये बुक आप परचेस करें प्लीज, मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ। और उसमें करना क्या है, इस बुक के अंदर जितने भी बोर्ड्स, सिर्फ बोर्ड्स क्वेश्चन पेपर, उसको आप एमसीक्यू, चलो मैंने क्वेश्चन तो बताया है, आप एमसीक्यू पर आ जाओ। तो यहाँ पर एक पेपर में 50 एमसीक्यू है। अब आप सिर्फ मार्च के पेपर को काउंट करो तो 6 ही पेपर है, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। देयर आर 6 पेपर्स। कितने एमसीक्यू है? 300। 25 से डिवाइड करके काउंट कर लो, 10-15 आएंगे रोज के। लेकिन मैं आपको और वर्क दे रहा हूँ, यहाँ जुलाई के भी पेपर है, उसको भी पढ़ लो। तो मेरे हिसाब से रोज आपको 20 एमसीक्यूज बोर्ड के एटलीस्ट पहले, और उसको अंदर पीछे आंसर भी दिए हुए। तो ये बुक का होना बहुत बहुत जरूरी है। हम लोग ने जो प्रोग्राम जो रखा है ना, ये क्या है, आपने पढ़ा होगा, देखो मस्जिदों में भी बोर्ड लगे कि इस बाकी हुए बचे दिनों में क्या करना है।
पूरा साल तो निकल गया है ना। अब 25 जो दिन है उसमें हमें कैसे प्रिपेयर करना है। तो मैं आपको 2 चीज बताऊंगा, ये मेरा व्यू है, देखो कि व्यूज बदलते रहे, आप उसको स्टिक मत रहना। आपको 2 ही चीजें अपनी टेबल पर रखना है। पहले गुजरात राज्य शाला पाठ्य पुस्तक मंडल गांधीनगर यानी टेक्स्ट बुक, और दूसरे पर बोर्ड्स पेपर। ये आपके घर में होना जरूरी है, इसको आप सॉल्व करें। अब आई थिंक आई शुड स्टॉप साइंस नाउ। इफ यू वुड लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चन, एक हमारा सेशन होगा, उसमें आप क्वेश्चन आंसर कुछ भी पूछ सकते हो। यहाँ जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं वो भी जवाब देंगे। हम मैथ्स पर आ जाऊंगा। कई बच्चे यहाँ मैथ्स के लिए आए हैं, सर साइंस तो तुम फिक्र मत करो हो जाता है, यार मैथ्स में बहुत डर लगता है। और ये मैथ्स बेचारा ऐसा सब्जेक्ट है यार, इसने कईयों को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया और कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, ऐसा हिसाब ये मैथ्स का। यार ये हमारे स्टूडेंट है, कब से सुन रहे हैं। आज एक बात बता दूं कि बहुत खुशकिस्मत थे ये बलसार शहर के लोग कि अल्हम्दुलिल्लाह। इकबाल भाई इनका इंट्रोडक्शन देंगे आपको। ये जो देखे ना, ये मोटिवेशनल प्रोग्राम है, खास ध्यान रखे। ये कई बाहर से नहीं आके टपके यहाँ पर, ये बलसाड़ जैसे एक छोटे से टाउन के बच्चे हैं और इन्होंने अपनी मेहनतों से आज इस मकाम पर पहुंचे कि वी आर प्राउड ऑफ देम एंड वी आर प्राउड ऑफ देयर पेरेंट्स आल्सो। उनके माँ बाप को मैं सलाम करता हूँ कि आपने क्या तरबियत और तालीम दी इन बच्चों के अंदर। मौलाना अजीज साहब यहाँ बैठे हैं। जनरली क्या चलता है भाई, मौलाना यहाँ तालीम बना देंगे बेटी को, डॉक्टर बनाइए अपनी बच्ची। मैं तो आपको भी सलाम करता हूँ मौलाना साहब, आपकी ये सोच माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे हक में दुआ कीजिएगा आप कि ये बेचारे बच्चे। अच्छा एक बात मैं देखो, मैं इकबाल भाई 5 मिनट दे रहा हूँ भाई लास्ट में, आपके स्टूडेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखो मैं बोलूँ अच्छा नहीं लगेगा, जज़ाकुमुल्लाह खैर। मैं अपनी नमाज में, आप यकीन कीजिए, आप मैं अपने वालिद से बहुत कुछ सीखा और बाद में मेरे उस्ताद बैठे यहाँ पर, इन्होंने मुझे आज आपने कुछ मुझे कुरान पढ़ते हुए आयतों का थोड़ा तर्जुमा करते हुए सुना। इसके लिए एक ही आदमी रिस्पॉन्सिबल है, मुफ्ती हारून साहब मस्जिद फातिमा। ये शख्स यहाँ पर बैठे, आज उन्होंने मुझे कुछ इस्लाम का इल्म दिया है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और एहसानमंद हूँ मुफ्ती साहब का। और मौलाना साहब ये बच्चे इतने होनहार है और मेरी दुआ रहती है नमाज में जब भी हाथ उठाए दुआ के लिए, आप यकीन करो अपनी फैमिली के बाद अगर कुछ मांगा है तो ट्यूशन क्लास के बच्चों के नाम पूरे दुनिया में मशहूर हो जाए, ये मांगा है मैंने। और आप बता देंगे, इकबाल भाई से सुन लेना, ये इनमें यहाँ कुछ बैठे हुए हैं आपके सामने, ये आपको बता देता हूँ, ऑल ओवर वर्ल्ड दे आर वेल नोन। और उसमें से तो एक लड़का यहाँ आकर आपके सामने स्पीच भी, आप बैठिएगा हाँ भाई जरा, आज सारे काम साइड पर रख देना है आपको, इधर ही बैठना है, कहीं नहीं जाना है। उसको सुनिएगा, मैं नाम भी नहीं बोलूंगा उसका, थोड़ा सीक्रेट रखे, वो आपको देखो मोटिवेट हो जाओ इनको देखकर, कहाँ पहुंचोगे आप। मेरी भतीजी भी आई, उसको बुलाया मैंने, अतीफा को, तू आ बेटा 6th स्टैंडर्ड में पढ़ती है। उसको बोलता हूँ बेटा तू क्या बनने की, बोले मैं तो IAS बनने की, मैं IAS बनने की। अब ये जाहिद भाई को मैं बार बार कहता हूँ, मैं तो अयाज भाई को भी आज रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्यों ना हम बलसाड़ से ये एक IAS के बारे में भी कुछ सोचे कि यहाँ से ये बच्चे भी बाहर आ जाए। कोशिश कर रहे, अल्लाह कामयाब करे, आप दुआएं करें। तो आपके बारे में इंट्रोडक्शन होगा, बट वी आर एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ देम। May God bless Almighty Allah to them and their parents also. अब मैं अपने आखिरी सेशन पर पहुंच रहा हूं। बच्चे लोगों के लिए एक शेर याद आ गया, बोल देने दो। मैं आपको कहूंगा, आप लोग सुनिए, तुम्हारी माँ बाप पर क्या इंप्रेशन है, माँ बाप पर, या आप लोग सुनिए कि पेरेंट्स, एक शेर है, मैं कोई यहाँ पर डिटेल स्टडी में नहीं जाऊंगा, एक बहुत अच्छा मेरे वालिद से सुना था मैंने, हमेशा मुझे सुनाया करते थे, सुनिए आप भी। दुनिया में कोई दौलत पीसर से नहीं है बेहतर, दुनिया में कोई दौलत पीसर से नहीं है बेहतर। पीसर का मतलब ये औलाद से बढ़कर कोई दौलत नहीं है। रिहा यही, राह यही, रूह यही। रिहा शेल्टर, राह रास्ता, रूह आप जानते हो, ये सब यही है हमारे लिए। दुनिया में कोई दौलत पीसर से नहीं है बेहतर, रिहा यही, राह यही, रूह यही। ये वो है नगी, नामो निशान रहता है जिससे, ये वो है नगी, नामो निशान रहता है जिससे, ये वो है असा,
पीर जवां रहता है जिसे, असा यानी लकड़ी, पीर यानी बुढ़ापा, तो बुढ़ापे का सहारा है हमारा। ये है औलाद, ये औलाद है। समझ में आया? एंड हम प्राउड है। चलो मैथ्स पर आ जाए, बराबर। फोबिया मैथ्स इज इक्वल्स टू डर, भय, कोई भय नहीं है। अब सुनिए, मैथ्स को मैंने कुछ हिस्सों में बांटा है, उसको सुन ले। 41 मार्क्स मैथ्स में फॉर्मूला बेस्ड लेसन है। टेंथ स्टैंडर्ड मैथ्स आउट ऑफ 100 41 मार्क्स फॉर्मूला बेस का मतलब, मेरा एक डायलॉग है, बच्चे जानते हैं, नसीब वाले होते हैं वो बच्चे जिनके पोर्शन में होते हैं लेसन। तो सब बोले कि पोर्शन में लेसन ही होते हैं ना, दूसरा क्या होता है? ऐसा है नहीं, फॉर्मूला बेस। ये उनका नसीब है कि फॉर्मूला बेस लेसन है आपके अंदर। अब ऐसे 41 मार्क्स है, और मैं जो कहता हूं कि फॉर्मूला चिपकाओ, वो रास्ता आपको, क्योंकि 10th का पोर्शन इस तरह से बनाया है। मैं जो आपके यहाँ ट्विस्ट बहुत कम है, इसलिए आप डरो मत। 10th का पोर्शन हम तो बोर्ड के पेपर स्टडी कर चुके हैं, तो पोर्शन ही ऐसा बनाया गया है कि आप कल हम जो डिस्कस करें तो x बार लिख दो, वो ही कहेगा रास्ता बताऊंगा, मंजिल से पूछ रास्ता बता, फॉर्मूला आपको मंजिल तक। तो 41 मार्क्स है। अब वो लेसन सुन लो, कौन से लेसन मिलाकर 41 हुए? 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, 8 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 9 ट्रिगोनोमेट्री, 13 एरिया रिलेटेड टू सर्कल, 14 एरिया एंड वॉल्यूम, 15 बच्चों का खेल, स्टैटिस्टिक्स। ये लेसन हो गए। टोटल 6 लेसन हुए, 41 मार्क्स। इसमें सर कहां से स्टार्ट करें? मैंने साइंस में भी इसी तरह एक्सप्लेन किया था। यू जस्ट बिगिन फ्रॉम लेसन नंबर 13, 14 एंड 15। 13, 14 और 15 एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया एंड वॉल्यूम, और 15 स्टैटिस्टिक्स। जानते हो 3 लेसन, सिर्फ 3 लेसन पढ़ने पर 24 मार्क्स क्लियर हुए। सर पासिंग कितने हैं जरा बताओ नहीं यार, हम तो वो भी जानना है। 33। बच कितने गए? 9। अभी तो पूरा मैथ्स बाकी है। तो अब ये तीनों लेसन में से जितने भी आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, मोस्ट ऑफ देम आर ओनली एंड ओनली फ्रॉम टेक्स्ट बुक, बाहर से नहीं के बराबर। तो आप पढ़िए टेक्स्ट बुक को, समझ में आए, उसको रीड करो, लिखो, प्रैक्टिस करो। 3 मार्क्स हो गए, 24। यू मस्ट, जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, यू मस्ट, आपको पढ़ना है ना। 2-3 तरह के स्टूडेंट हो गए यहाँ पर। कोई बेचारा कह रहा होगा सर यार मैं 11th में जाना चाहता हूँ, कोई टेक्निक बता दो, वही बता रहे, हो जाओगे। कोई बोले सर हम यहाँ इसके लिए हमको तो A1 ग्रेड चाहिए, तो A1 ग्रेड के लिए भी कह दूं। और जो बेचारा कहता है सर जल्दी से पास होना है, ऐसी भी कोई चाबी गुरु मंत्र दे दो, नहीं तो कोशिश तो कर रहे हैं, तो सुन ले, A1 वाले भी और सब। अगर आप इस तरह आगे बढ़ना चाहते हो तो मैथ्स के अंदर आपको कंपलसरी लिखना पड़ेगा थियोरम एंड कंस्ट्रक्शन। थियोरम एंड कंस्ट्रक्शन आपको पढ़नी पड़ेगी। 24 दिन बाकी है, 2-3 दिन में इंशाअल्लाह पढ़ लोगे, ये मैं आपको कह रहा हूं, बड़ी बात नहीं कर रहा हूं। कौन से थियोरम? 6.1 फंडामेंटल थियोरम ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसका दूसरा नाम है थेल्स थियोरम। 6.7 एरिया रिलेटेड, जिसके 3 केस है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल। और 2 थियोरम आएंगे पाइथागोरस, तो बहुत इजी है। पाइथागोरस एक और उसका कन्वर्स, और एक थियोरम, एक ही थियोरम सर्कल में से 4 मार्क्स का। अब मैं थोड़ा जोड़ूं अपनी बात को। फॉर्मूला बेस्ड लेसन पर मैं हूं, हाउ मेनी मार्क्स? 41। जाना कहां है? 13, 14, 15, वहां से इब्तिदा करे, 5, 8, 9 को बाद में जोड़े। 13, 14, 15 एकदम इजी, आप सुन ले। 8 3 24 मार्क्स है। मैंने 41 कहा है, मैं और 2 एक बार जोड़ूंगा अपनी, लेकिन 41 के बाद मैं आपको 14 मार्क्स और प्लस करवा रहा हूं। सुन लेना आज यहां से, अगर पढ़ना चाहते हो ना, पढ़ना है ना, तो आपको आना चाहिए। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं, मुस्कान स्टैंड अप। अब आप सुनिए, मैं इसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको आता हो तो आप लोग भी बोलना। थोड़ा इंग्लिश में, गुजराती में 2 गुणिया 3,
मारो सवाल मुस्कान, माय क्वेश्चन इज 2 3 जा, यू आर इन विच स्टैंडर्ड? बैठ जाओ। ये होनहार बच्ची है, इसको 10th स्टैंडर्ड में एक सर पूछ रहा है 2 3 जा कितना होता है। पेरेंट्स हंसेंगे, सर अब इसके लिए बुलाया क्या हमको यहाँ, ये 2 गुणिया 3 6 जवाब पानी नहीं। मैसेज क्या गया, जैसे आपको 2 3 जा पर हंसी आ रही है, तो मैं कह रहा हूं 10th स्टैंडर्ड में थियरम लिखना ही पड़ेंगे। इट इज जस्ट लाइक 2 3 जा, थियरम इज जस्ट लाइक 2 3 जा, आपको आना चाहिए और आप अपने टीचरों से क्लियर करवा लें। 41 फॉर्मूला बेस प्लस कितने जोड़े 14, टोटल कहां पहुंचा 55 पर। 55 मार्क्स पर हम पहुंचे हैं। अब एरिया एंड वॉल्यूम में मैं आपको एरिया एंड वॉल्यूम 8 मार्क्स का लेसन नंबर 14 पर हूं मैं अभी, 13 14 से आगे बाहर नहीं निकल रहा हूं। एरिया वॉल्यूम में एरिया रिलेटेड टू सर्कल में सिर्फ कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडिंग, यही कैलकुलेशन के। मैं आपको 3 सम दे देता हूं और जनरली फ्रस्टम ऑफ ए कोन पर आप वेट दीजिएगा। फ्रस्टम ऑफ ए कोन के 3 सम में एक है शटलकॉक वाला सम, है बहुत इजी। प्रॉब्लम है उसका कैलकुलेशन, एग्जैक्ट आंसर बैठता है नहीं, डेसिमल में सब आंसर जाता है, पॉइंट पॉइंट पॉइंट। 576 डिवाइडेड बाय 23, इसने स्टूडेंट गया काम से, अरे आ तो कैंसिल જ नहीं था यार, હવે શું કર છોડી દે મારે नहीं આવડે मैं नहीं करवानो, नहीं करना है। 3 सम कर लीजिएगा अभी घर जाके, खाना बाद में खाइएगा। एक फ्रस्टम ऑफ ए कोन, दूसरा एक्सरसाइज 14 में एक लास्ट सम है, क्वेश्चन नंबर 8, उसका स्टेटमेंट सुन ले। A bucket is in the form of a frustum of a cone with capacity of 12308.8 centimeter cube। ये लास्ट एक्सरसाइज 14 लास्ट सम, इसका कैलकुलेशन माशाअल्लाह क्या कैलकुलेशन है, करते करते शायद शाम भी हो जाए, लेकिन एक बार कर लोगे ना फिर चुटकी बजाते हो जाएगा, करना पड़ेगा। ये दूसरा सम हुआ। और लास्ट में एक एग्जाम्पल 19 टेक्स्ट बुक में, फ्रस्टम ऑफ ए कोन 4 मार्क्स क्वेश्चन, लेसन नंबर 14, शटलकॉक वाला सम, कैपेसिटी वाला सम जो लास्ट है, और एक एग्जांपल 19। बस ये 3 करो, सब इजी है, कैलकुलेशन टफ है, आप आगे बढ़ोगे। अब लेसन 5 8 9 है, उसको आप पढ़े क्योंकि अब टाइम मेरा शायद हो जाएगा, बजर बस बजे, इससे पहले मुझे आगे निकलना है। चलिए 55 पर पहुंचे हम लोग। 41 फॉर्मूला और 14 मार्क्स जो है वो है थियरम के हैं। अब सरप्राइज दे रहा हूं, फॉर्मूला से भी इजी लेसन, फॉर्मूला बेस से भी एकदम इजी लेसन। अब मैं 55 में उसको प्लस करने जा रहा हूं, तो वो लेसन है लेसन नंबर 2, पोलिनोमियल। एकदम सिंपल एंड इजी। एकदम लास्ट में राह देख रहा है प्रोबेबिलिटी, वो और भी इजी है। 2 लेसन आ गए। प्रोबेबिलिटी मैं भूल गया, आई एम सॉरी। चारों सब कुछ याद रहा कि प्रोबेबिलिटी और एक दूसरा लेसन का पॉलिनोमियल। खान साहब माशाअल्लाह, खान साहब की बेटी बेटी और नास आई थिंक 411 नीट में, अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है इनके ऊपर। ये सब बाद में ये लोग ही बताएंगे आपको। अब आगे बढ़े। टोटल कहाँ कितना हुआ टोटल भाइयों? 55 मैथ्स में। अब मैं डाल रहा हूं एकदम सिंपल लेसन, एक पॉलिनोमियल है, दूसरा प्रोबेबिलिटी है, इसके मार्क्स भी बता दिए जाएंगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो 8 मार्क्स का, लेकिन 5 मार्क्स तो सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यू। और आपको क्या सरप्राइज दे रहा हूं, 5 मार्क्स यानी बहुत ज्यादा। 5 मार्क्स के लिए टेक्स्ट बुक में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में खाली 8 ब्लैंक है। अब 8 में से 5 नहीं आएंगी, समझ लेना आप लोग, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर करें क्या? तो मैं बता चुका हूं, ये बोर्ड पेपर सॉल्व कर डालो, आपके 5 में से 5 इंशाअल्लाह आ जाएंगे। 55 में मैं ऐड कर रहा हूं टोटल 6 + 5 + 5, 6 मार्क्स पॉलिनोमियल, 5 मार्क्स प्रोबेबिलिटी, 5 मार्क्स क्वाड्रेटिक, 16 आप 71 पर जम कर गए। 71 तक तो पहुंचा दिया आप लोगों को। तो फिर से जरा रिपीट करें। How many marks formula based lesson? 41. Which they are? Should I repeat? Which they are? बोलिए। Formula based 5. 5th lesson arithmetic progression. Lesson number 8
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लेसन नंबर 9 ट्रिगोनोमेट्री, लेसन नंबर 13 एरिया रिलेटेड टू सर्कल, लेसन नंबर 14 एरिया एंड वॉल्यूम। एक रह गया, उसका याद करो, स्टैटिस्टिक्स। ये सब मिलाकर टोटल कितने हुए? 41। स्कॉलर हो या बेचारा 11th में एडमिशन लेना चाहता है, दोनों के लिए एक बात बता दी, 2 3 6, मतलब 10th में थियरम आना ही चाहिए, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना ही पड़ेगा। तो वो हुआ टोटल 41 से लेकर हम बढ़े 55, और उसके बाद मैंने अभी 16 मार्क्स 3 लेसन के दिए। 16 मार्क्स, एक प्रोबेबिलिटी, 2 पोलिनोमियल, और तीसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स। हाउ मेनी मार्क्स? 5 मार्क्स। अभी दूसरी बात माइंड में एकदम से क्लिक हुई है। अभी टेक्स्ट बुक में 4 लेसन है अनिल भाई, 10 स्टैंडर्ड, एक एक लेसन के 8 मार्क्स है, एक एक लेसन के। क्वाड्रेटिक 8 मार्क्स, स्टैटिस्टिक्स 8 मार्क्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल 8 मार्क्स, एरिया वॉल्यूम 8 मार्क्स, 8 4 32। और ये मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है कि यू कैन स्कोर 100 आउट ऑफ 100 एंड यू कैन स्कोर 0 आल्सो। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, 32 मार्क्स के ये 4 लेसन ही अगर करके गए तो बचा क्या? 1 मार्क। दैट इज टू क्लियर 10th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम। यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपको बहुत आगे बढ़ना है, बहुत ऊंचे। कलाम साहब की बात याद आ गई कि प्यारे बच्चों, ऊंचे ख्वाब देखो, ऊंचे ख्वाब देखो, छोटे छोटे एम और गोल, इनकी तरह बहुत ऊंचे ख्वाब सोचो, और आप हमेशा किसी भी चीज से घबराए नहीं, बी पॉजिटिव, यू विल बी सक्सेसफुल। अब मैं मैथ्स पर ही आ जाऊं, 41 + 14 55 + 16, और अब हम 4, मैंने अचानक डाइवर्जन लिया यहां से, 4 लेसन जो मैंने आपको बताए 8 मार्क के। अब एक लेसन ऐसा है जो शायद सबसे हाईएस्ट मार्क्स पर पहुंच जा सकता है, और वो है पाइथागोरस। पाइथागोरस, सिमिलरिटी एंड पाइथागोरस एक ऐसा लेसन है कि अगर अल्लाह तबारक व ताला ने चाहा तो आपके वहां से 8 नहीं 10 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। कैसे, वो समझा दूं। 8 मार्क्स के 4 लेसन याद रह गए, 8 4 32 मार्क्स। तो आपने सिर्फ ये 4 लेसन पढ़ के ही क्लियर करे। अब एक लेसन में और ऐड करो, पाइथागोरस। पाइथागोरस के बारे में शायद मुल्ला साहब ने भी कुछ यहाँ पर कहा था कि उसको समझना है, बराबर। अब ये पाइथागोरस में एक्चुअली 3 MCQ है, 3 मार्क्स के, 2 मार्क का एक सम है, 3 ने 2 हो गए 5। अब सुनिए, अल्लाह ने चाहा ने तो इस लेसन में से ही इंशाअल्लाह पाइथागोरस या उसका कन्वर्स थ्योरम पूछा तो 5 और 5 सीधे हुए 10। सबसे हाईएस्ट मार्क्स पर ये पहुंचा पाइथागोरस। 10th स्टैंडर्ड के बच्चे याद रख ले, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड what and how you can score and prepare for the 25 days that are left for all of us. चलिए, एक बार भाई मेरा टाइम पूरा हो गया है, तो 3 मिनट है, कुछ 3 मिनट है, हाँ 3 मिनट। तब 3 मिनट में तो मैं कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहता। एक काम करें हम लोग कि इसके बाद एक आखिर में जो सेशन है क्वेश्चन आंसर का, आप लोग कुछ भी दिमाग में हो प्लीज़ उसको ध्यान में रखें। हम लोग अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सेटिस्फाई करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रिया आरिफ भाई। અને લગભગ એક્ઝામના કાઉન્ટડાઉન જ્યારે ચાલુ થઈ ગયું છે ત્યારે આરિફ સરે આટલું બધું વિસ્તારથી અને આટલું બધું સિસ્ટમેટિક જ્યારે એક્ઝામ વિશે તમને સમજાવ્યું છે તો ચોક્કસ ઉપસ્થિત તમામ બાળકોને એ ખૂબ જ મદદરૂપ થશે આ તબક્કે હું માનું છું। ભાઈ આરિફ સરના વાત સાથે રિલેટેડ એક વાત મને શેર કરવાનું મન થાય છે। આરિફ સરે એકચ્યુઅલી તમને બધાને એક ટ્રેક બતાવ્યો છે કે છેલ્લા 25 દિવસ જ્યારે બાકી છે ત્યારે આમ તેમ ખોટો સમય બગાડીને ખોટા સબ્જેક્ટ પર જવા કરતાં યોગ્ય ટ્રેક પર જો તમે મહેનત કરશો તો કેટલો ફાયદો થશે। મને એક હરીશ સરની કદાચ અહીંયા ક્યાંક હશે, મને એક એક્ઝામ્પલ યાદ આવી ગયો કે એક ભાઈ જંગલમાં પોતાની કાર લઈને જતો હતો
એ કાર લઈને જંગલમાં એક વેરાન જગ્યાએ જ્યારે આવી ગયો ત્યારે એની કાર અચાનક બંધ થઈ ગઈ. એ કાર જ્યારે એની બંધ થઈ ગઈ ત્યારે એણે બોનેટ ખોલીને પાછળથી ખોલીને એને મશીનરીનું કોઈ નોલેજ નહીં હતું એટલે એણે આમ હથોડી મારી જોઈ, કોઈક વાયર ખેંચી જોયો, ફરી પાછું ગાડી ચાલુ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. લગભગ એણે અડધોથી પોણો કલાક સમય વેસ્ટ કરી નાખ્યો, પણ આઈ થિંક એની ગાડી ચાલુ નહીં થઈ. દૂર એક નાનકડું ઝૂંપડું દેખાતું હતું એટલે કોઈકે કીધું કે ત્યાં એક ભાઈ છે, તમે ત્યાં જાઓ અને ટ્રાય કરો. ઓલમોસ્ટ હી હેઝ વેસ્ટેડ 1.5 hour, 1.5 કલાક બગાડી ચૂક્યો હતો. એટલે પેલા ઝૂંપડામાંથી એક ગરીબ માણસ જેવો દેખાય એની પાસે જાય અને એને કહે કે ભાઈ આ કંઈક માસ્ટર છે, તમને ગાડી ઠીક કરી આપશે. એટલે ભાઈને થોડું એવું થયું કે આ શું કરશે, પણ એની વે ડિસ્ટર્બ થયેલો હતો એટલે એની ગાડી પાસે એને લઈને આવે છે અને પેલો ભાઈ ગાડીનો બોનેટ ખોલે છે, એક હથોડી લે છે અને પછી પર્ટિક્યુલરલી એક જગ્યાએ ધાડ દઈને હથોડી મારે છે અને કહે છે કે સાહેબ સેલ મારી. સર જેવો સેલ મારે છે ગાડી ચાલુ થઈ જાય છે. ગાડી ચાલુ થઈ જાય પછી સર કે એ પેલા જે ઓનર છે, કારનો માલિક છે, એ પેલા ગરીબને પૂછે છે કે કિતના પૈસા દેને કા આપકો. એટલે એ એમ કહે છે કે 500 રૂપિયા. એટલે ત્યારે પેલા ભાઈ પૂછે છે કે 500 રૂપિયા કિસ ચીજ કા, આપને તો કેવલ એક હથોડી મારી. અને ત્યારે એ જવાબ જે આપે છે તે આરિફ સરની વાત સાથે રિલેટ થાય છે કે હથોડી મારને કે તો કેવલ 50 रुपये, लेकिन 450 रुपये मैंने हथौड़ी कहाँ मारी उसके मैं ले रहा हूँ. એટલે તમે 1.5 કલાક બગાડો એના કરતાં યોગ્ય જગ્યાએ પંચ કરશો તો ચોક્કસ તમને સફળતા મળશે. કંઈક એવું જ આરિફ સરે એમના વક્તવ્ય દ્વારા કહી ગયા એવું હું ફીલ કરું છું. ઓકે, વલસાડ મુસ્લિમ સમાજના પ્રેસિડેન્ટ ઝાહિદભાઈ દરિયાઈને હું અહીં આવવા વિનંતી કરીશ અને ઉપસ્થિત તમામ તેજસ્વી તાલાઓનું મોમેન્ટો દ્વારા એ સ્વાગત કરશે. હું અહીંથી નામની ઘોષણા કરતો જઈશ અને એ પ્રમાણે ઝાહિદભાઈ અહીં સ્ટેજ પર બિરાજમાન રહીને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એક વિદ્યાર્થીના નામની જાહેરાત કરીશ. એ અત્યારે આવશે. આ બાળકો જ્યારે સ્ટેજ પર આવે અને મોમેન્ટો લે ત્યારે જોડે જોડે એમણે એમના જીવનમાં શૈક્ષણિક ક્ષેત્રે લીધેલી સફળતાને પણ આપ ચોક્કસ સાંભળજો. આપને જેમ આરિફ સરે કહ્યું કે કોબા જેવા નાનકડા વલસાડ ગામમાં આટલી બધી ઉપલબ્ધિઓ આ છોકરાઓ લીધી ત્યારે ચોક્કસ એ માત્ર એમના પેરેન્ટ્સ માટે નહીં પણ આપણા વલસાડ માટે, મુસ્લિમ સમાજ માટે અને શહેર માટે ગૌરવની વાત છે. એમાં નામ લખ્યા જ છે બધાના, હું નામની ઘોષણા કરું છું. અરનાઝ ખાન, he is in GMERS Valsad. He is in the first year MBBS. Hello, sir. And NEET 411. Yunus Sayyad, he is also in first year MBBS. ખૂબ ગર્વની વાત છે. આપણે ત્યાં તાળી પાડવાનો કોઈ ખર્ચો લેવામાં આવતો નથી. Okay, माफ कीजिएगा. Third year MBBS. Zubair Qureshi, he is in the final year. He is doing BDS. He is a medical student. Zubair Qureshi. Dr. Seema Chawda. He has done MBS from the Government Dental College and Hospital, Ahmedabad, Gujarat University. Dr. Nausin Kasmani. Dr. Nausin Kasmani. Dr. Saleha Abdul Aziz Mansoori.
Afrin Afaq Maniar is a medical student. Afrin Afaq Maniar is a medical student. Rehan Zahid Mahri. Rehan Zahid Mahri. I think he is absent. Maruf Sheikh. He is also a medical student. He is also a medical student. Asif Arif Khan. Asif Arif Khan is a mechanical student. He is selected by GTU for the study in USA purely on merit basis. આખા જીટીયુમાંથી 31 વિદ્યાર્થીઓને આ સદભાગ્ય સાંભળેલું અને એમાંનો આસિમ is one of them. So it's really a memorable moment for all of us. Yes, સભીભાઈ કેટલીક સુધારા મને જણાવ્યા. 31 માંથી 2 મુસ્લિમ વિદ્યાર્થીઓ હતા. એ ખરેખર આપણા માટે ગર્વની વાત છે. અને મહેમૂદભાઈ મુલ્લાએ જે એમના વક્તવ્યને કહ્યું આ છોકરાઓ લગભગ એ ટિકિટને રોંગ પુરવાર પાડશે તો એ આપણને અને મહેમૂદભાઈને પણ ઘણો આનંદ થશે કારણ કે મહેમૂદભાઈએ ચોક્કસ એ ફિગર બતાવેલા હતા અને એ પ્રમાણે ઇન્ડિયામાં થઈ રહેલું છે હી ઇઝ રાઈટ ઇન ધ વે પણ વલસાડમાં ખોવા જેવું મેં અગેન વાત કરી આ વલસાડમાં આટલા બધા તેજસ્વી તાલાઓ જે રીતે આ ઇનામ લઈ રહ્યા છે અને બાકીના ત્યાં વેઇટિંગ ફોર ધીસ પ્રાઇઝિસ ફોર ધ કમિંગ યર્સ ચોક્કસ એ ફિગર રોંગ પાડશે એનો આપણને મુસ્લિમ સમાજને આનંદ થશે. Mohammad Yusuf Merchant is a chartered accountant. Mohammad Yusuf Merchant. Mariam Khan. Mariam Khan, she is topper in B Civil from JNCT Bhopal University. At present, she is studying MBA from the Royal Institute, that is UK based, and in the 3rd semester, she was topper in the entire university. Fahad Abdul Latif Kaur, he is the chartered accountant, he is CA. तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनવું એ अपने हाथ में बहुत बड़ी बात है ક્યારેક ડોક્ટર બની જવાય ક્યારેક એન્જિનિયર બની જવાય પણ 2% રિઝલ્ટ જ્યારે આવતું હોય ત્યારે ચોક્કસ ઉપસ્થિત બે ચાર્ટર્ડ અકાઉન્ટન્ટ આપણા સમાજમાં યંગસ્ટર હોય એ ચોક્કસ તાળીઓના ગણગણાટથી વધારેલો સેલિબ્રિટી. મિસબા ફાતીવાલા, right now she is MSc and she was second in the year in TYDSC. She was second in the college. Muhammad Anas Shoaibullah Khan. आप वहीं पे रुकिए. मित्रों, मोहम्मद अनस शोएबुल्लाह मुल्ला ખૂબ ગર્વ થશે આપણને કે મેં એની જોડે જ્યારે વાત કરી ત્યારે એણે જે વાત કરી તે ખરેખર વેરી ટચિંગ. એક તો એ મેં તમને વાત કરી કે મેં વલસાડના નાનકડા ગામમાંથી થયેલો છે. એ નથી ડોક્ટર, એ નથી એન્જિનિયર, એ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ નથી. એ ઇઝ રાઇટ નાઉ ડુઈંગ LLB કરે છે, 5 વર્ષનો કોર્સ છે. કોઈ કોમ્પિટિટિવ એક એક્ઝામ આપે છે. એક્ઝામ ક્લિયર કરીને બોમ્બેમાં અમિટી સ્કૂલ ઓફ લો ત્યાં અભ્યાસ કરે છે. એની વાત એ પોતે કરશે પણ જ્યારે મેં એને કહ્યું કે આપકા નામ અનસ ખાન હૈ ત્યારે એણે મને 2 વાત કરી. પહેલી વાત, બીંગ અ મુસ્લિમ ગર્વની વાત થાય છે અને આપ બધા ચોક્કસ એ વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખજો. પહેલી વાત એણે એ કહી કે आप मोहम्मद अनस मेरा नाम बोलिए, आप अनस मत कीजिए. दैट वाज वेरी नाइस. અને મેં પછી એમ કહ્યું કે મોહમ્મદ અનસ ખાન અને ત્યારે એણે કહ્યું કે શોએબુલ્લાહ. એટલે मैं कहूँ कि वो आपके पिता का नाम है. हाँ, लेकिन मेरे पिता का नाम आपको लेना पड़ेगा, आपको वो लेना पड़ेगा और आप जहाँ भी कभी भी बोलोगे अगर वो नाम जोड़ दोगे तो मुझे खुशी होगी. એટલે એણે ત્યારે મને વાત કરી કે હી વોઝ ઓલ્સો સ્ટ્રગલિંગ અને જ્યારે સ્ટ્રગલ કરતો હતો એની સિસ્ટર ઇઝ ઓલ્સો હિયર અને ત્યારે ભણાવવું એક તરફ આ બધા પેરેન્ટ્સ છો એટલે આ વાત શેર કરવાનું મન થાય છે
એક તરફ ભણતર હોય, એક તરફ ઘરમાં આ પ્રકારની જવાબદારી હોય, એટલે એના પપ્પા ક્યાંક અરબન કન્ટ્રીઝમાં ગયા અને એ ભાર એમણે ઉપાડી લીધો અને એના પપ્પાની મહેનત અને અનસની ધગસની મદદથી આજે આટલા ટોપ લેવલે પહોંચ્યો છે. અને ત્યારે ચોક્કસ અનસ એમ માને છે કે મોહમ્મદ અનસ એ મારું નામ છે, પણ મારી ઓળખાણ પાછળના જે શોએબુલ્લા લખેલું હતું, જે આવા ઉચ્ચ વિચાર જેના અનસના હોય, ત્યારે ચોક્કસ આ વસ્તુ ગર્વ સાથે કહેવી પડે. અને માતા પિતાનો બાળકના ડેવલપમેન્ટમાં કેટલો મોટો હાથ હોય એનું જીવંત ઉદાહરણ અનસ છે. અને અનસની એક બીજી વાત છે, અનસે જે જીવનમાં એક્વાયર કર્યું છે, જે મેળવ્યું છે, એ કદાચ હું 1 મિનિટમાં તમને વાંચીને સંભળાવું. Mohammad Anas, the student of law, currently studying in Amity Law School, Mumbai. He also has a diploma in human rights and public policy from Berlin Law School, Germany, and Center for Civil Society, New Delhi. Currently, Anas is a part of the 12-member executive board for South Asia Students for Liberty and represented entire South Asia region at the top 50 global leadership retreat and international conference in Washington DC. He was one of the only 4 persons from India. थैंक यू वेरी मच अनस. आपको कुछ कहना है वो, लेकिन उसके बाद आप कहेंगे. अच्छा अनस भाई, मैं चाहता हूँ जैद भाई आप अपनी जगह लीजिए और अनस आप अपनी बात यहाँ के कह सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्लाह ताला ने दुनिया में हर जगह बोलने का शर्फ दिया है, लेकिन जितना सम्मान आज फील हो रहा है, जितना महसूस हो रहा है वलसाड़ में आके, पर्टिकुलरली मुस्लिम कम्युनिटी में आके, इससे ज़्यादा सम्मान की बात कुछ नहीं है. और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 10 साल का जो स्ट्रगल है लाइफ में, हाउ आई वेंट बाय, किस तरीके से लॉ किया, उसके बाद वॉशिंगटन तक का जो जर्नी है, ये इतना आसान नहीं था. अगर आप एक स्मॉल सी शोर टाउन वलसाड़ से आते हैं, एक छोटे से सिटी से, जहाँ पे माशरे में भी इल्म का इतना ज़ोर नहीं था, तो बहुत मुश्किल हो जाती है ये चीज़ें. तो आई विल सबसे पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ कि 20 इयर्स ज़िंदगी में मेरे अब्बू ने, आई गेस मेरी बहन के पैदाइश के बाद अब्बू चले गए सऊदी कमाने के लिए, और 20 साल ज़िंदगी में उन्होंने अम्मी से अलग बिताए. और वो 20 साल हम जिस एरिया में रहते हैं वो मोतीवाड़ी है, वहाँ का माहौल आप जानते हैं किस तरीके का माहौल है. लेकिन वो 20 साल हमारी अम्मी ने हमको उस अव्वल दर्जे की तरबियत दी, उस आला दर्जे की तालीम हासिल करने की इनकरेजमेंट दी कि आज जिस मुकाम में हम दोनों बैठे हैं वो हमारे वालिदैन के बिना मुमकिन नहीं था. और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं चांदी का स्पून के साथ, चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुआ, तो ये बिल्कुल गलत है. हर इंसान की एक स्ट्रगल होती है. सबसे पहली मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं इसी महफिलों में एक टाइम बैठता था आरिफ सर के ट्यूशन क्लासेस में, और 9th ग्रेड में मुझे एक मेडिकल कंडीशन हो गया जिसको कहते हैं गिलियन बारे सिंड्रोम, GBS. करोड़ों में शायद एक इंसान को होता है. आपकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है, लकवा हो जाता है. और उस वक्त ये था कि ज़िंदगी अब ख़त्म है, देखते हैं क्या होता है. लेकिन अल्लाह ताला ने उस वक्त वो पूरा सिचुएशन, घर वाले और हर मज़हबी, मुख्तलिफ मज़हब के जितने भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, जहाँ पे इदारे होते हैं, वहाँ पे दुआएं करी गई. और उसके बाद मेरी तबीयत बेहतर हुई. और ये बात इसलिए ज़रूरी है कि इंसान, अल्लाह ताला ज़वाल भी देता है और उरूज भी देता है, और वो अपने अपने वक्त के हिसाब से देता है. आफ्टर 10th, जब मैंने 10th किया, मैंने 12th साइंस किया यहीं पे, यही सिटी पे. अब बॉम्बे जैसे बड़े शहर में जाके सबसे पहली बात ये होती है कि आप एक छोटे से सिटी से आ रहे हो, जहाँ पे आपको कॉम्पीट करना है. बॉम्बे में कोई धीरू भाई अंबानी स्कूल से आ रहा है, या फिर कोई दिल्ली पब्लिक स्कूल से आ रहा है.
तो जो compete करने का जो process है ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है, बिकॉज आपका reference point जो है वो यहाँ है तो आप यहाँ हैं, आपको यहाँ आना है, उसके बाद ही आप compete कर रहे हो, कॉमन ग्राउंड नहीं है, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। लेकिन सब फर्स्ट स्ट्रगल जो होता है कि फोकस पॉइंट, अगर आपको लॉ करना है और लॉ में पब्लिक पॉलिसी और इंटरनेशनल लॉ करना है तो आपका फोकस पॉइंट उस हिसाब से चलना चाहिए। इंग्लिश में एक कहावत है कि इफ़ यू आर एवरीवेयर यू आर नोवेयर, मतलब अगर आप हर जगह रहना चाहते हैं तो आप कहीं नहीं रह पाओगे। तो फोकस पॉइंट्स, रेफरेंस पॉइंट लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है और इसका हर जगह मुझे फ़ायदा हुआ है। और मैं एक और ये बात कहना चाहता हूँ कि आफ्टर मेरा 2 साल जब LLB सेकेंड ईयर में था, उस वक्त मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया स्टूडेंट्स फॉर लिबर्टी, एंड 1 साल फिर मैं उनके साथ मुंबई रीजन में लोकल कोऑर्डिनेटर था, मेरे पढ़ाई के साथ, मेरी लॉ की कोर पढ़ाई के साथ। और जब मैं लोकल कोऑर्डिनेटर था उस वक्त आरिफ सर से भी मेरी 2-3 बार बात हुई, मुझे 3 मौके मिले गए। सबसे पहला था जर्मनी में 15 डे लीडरशिप रिट्रीट में जाना, एग्जाम्स थी कॉलेज में नहीं जा सका। पोलैंड जाने का मौका मिला टू स्पीक फॉर एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ह्यूमन राइट्स पे, वहाँ पे नहीं जा पाया, मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया और 10 दिन नाउम्मीद हो गया। और आरिफ सर से भी मेरी ये बात हुई, सर ने ये कहा कि भाई नाउम्मीदी तो कुफ्र है, मायूस क्यों होना है। और अल्लाह का शुक्र है कि उस नाउम्मीदी के उस फेज़ के बाद, उस पीरियड के बाद अल्लाह ताला ने पिछले जनवरी की बात है, फॉर अ 7 डे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 50 लोग पूरी दुनिया से 70 कंट्रीज से सिलेक्ट हुए थे। और बॉम्बे से आई वॉज दी ओनली वन, मैं अकेला था। एंड और सबसे फ़ख्र की बात ये होती है जब आपके नाम के साथ आपके मुल्क का नाम भी आए और आपके नाम में आपके रसूल खुदा का भी नाम है। तो जब नाम लिया गया वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेसमैन वॉल्टर जोन्स आए थे, डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के कांग्रेसमैन है, वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और उन्होंने मेरा नाम पुकारा, उन्होंने कहा मोहम्मद अनस खान फ्रॉम इंडिया। और वो बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही सम्मान की बात मुझे उस वक्त लगी, क्योंकि मैं 5 कंट्रीज़ में अकेला था जो वहाँ पे उस माहौल में। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम इस माहौल से आते हैं तो हम 3 चीज़ों को हमेशा ब्लेम करते हैं अपनी नाकामयाबी के लिए। सबसे पहला माहौल, आप मेरा माहौल देख लिए, मैं मोतीवाड़ी में रहता हूँ जहाँ पे हर तरीके के झगड़े फसादात सब कुछ होता है। तो सबसे दूसरा हम ब्लेम करते हैं कि हमारे समाज को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन कांग्रेस पार्टी ने मेरे को इन्वाइट किया और मेरे को इन्विटेशन आया, ये दूसरी बात। और तीसरी बात, हम ये सोचते हैं कि हमें इस किस्म की काबिलियत ही नहीं है कि हम कुछ कर सकें। तो काबिलियत तो आप कोई भी काबिलियत के साथ पैदा नहीं होता, हम सब इंसान हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि मुसलमानों में कम काबिलियत है या किसी और कम्युनिटी में ज़्यादा काबिलियत है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, ये 3 चीज़ें पूरी विदाउट प्रूफ है, ये हम इस तरीके के सहारे ना लें। और एक और मैं बात ये कहना चाहता हूँ, मैं एक और बात ये कहना चाहता हूँ कि जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई गई थी तो हमारे समाज में से एक मुख्तलिफ फ़िरका ये था जिसने सबसे ज़्यादा मुखालफत की, अपोजिशन किया कि एक मॉडर्न यूनिवर्सिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन क्यों बना रहे हो। लेकिन उसी वक्त उलेमाए देवबंद थे जिन्होंने कहा नहीं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनेगी और मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ बनेगी। और हमारी इस्लामी तारीख में, इस्लामी नहीं दुनिया की वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे पहली यूनिवर्सिटी मोरक्को में मुस्लिम ममालिक के अंदर, मुस्लिम खिलाफत के अंदर बनाई गई थी फेज़ में। तो इस बात का हमको एक वो होना चाहिए कि हमारा माजी ये था कि हमने हर तरीके के तालिब इल्म को हमारे यूनिवर्सिटीज़ में बुलाया, और आज इस तरीके का माहौल ना बनाएं कि जिससे शरीयत और एजुकेशन में एक क्लैश हो, एक इख्तिलाफ हो। ये कोई इख्तिलाफ है नहीं। और एक और ये बात है, ये खैर उलेमाए दीन ये बात को बेहतर जानते हैं कि हमारे मज़हब की बुनियाद और रिसालत की, नबूवत की बुनियाद ही इल्म पे पड़ी है। सबसे पहली आयत थी इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ल इंसान। तो जब रसूल खुदा को सबसे पहले आयत ही नाजिल हुई है, वो इल्म पे है, वो पढ़ाई पे है, वो पढ़ने पे है। तो हमको ये सोच के चलना है कि इल्म हासिल करने के लिए हमको इस तरीके से अपने माहौल को भी ब्लेम ना करें, अपने समाज को ब्लेम ना करें, अपने शरीयत को, अपने कुरान को, अपने
दीगर हदीसों को ब्लेम ना करें, उस पर कुछ वो ना डालें कि हमारे मज़हब में इस तरीके की है। और एक लास्ट ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब बोर्ड की एग्ज़ाम्स आ रही है, 25 डेज़ बाकी हैं, अब ये होता है, ये पैनिक स्टेज है, घबराहट का टाइम होता है। और इस घबराहट में आज शायद कुछ बच्चे यहाँ पे हैं जो मोटिवेट होकर घर पे जाएंगे और 10 किताबें एक साथ टेबल पे रख देंगे। अब ये एक मेंटल स्टेज होता है, एक साइकोलॉजी ये है कि आप 10 किताबें जब साथ में रख देंगे तो आप 15 मिनट बाद सो जाएंगे किताबों को बंद करके, क्योंकि आपने एक साथ बहुत कुछ करने का फैसला ले लिया। ये चीज़ को अवॉइड करें आप जब पढ़ने के लिए बैठें। और एक लास्ट इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि स्टूडेंट को क्या होना चाहिए, कोई भी स्टूडेंट को सीरियस नहीं होना चाहिए। सीरियस बिल्कुल मत हो। सीरियस होना मतलब क्या? सीरियस होना मतलब सिर्फ किताबें, पढ़ाई, समाज, माशरे से कोई ताल्लुक़ नहीं रखना, सलाम दुआ नहीं। आपके घर में अगर कोई मेहमान आ रहे हैं तो आप अंदर बैठे हैं क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं, कि आप सलाम दुआ नहीं करना चाहते, तो ये सीरियस स्टूडेंट है। सीरियस नहीं होना हमको, किसी को भी। हमें सिंसियर होना है। सिंसियर से मुराद ये है कि आप जब भी पढ़ने बैठें तो अपना टाइम डिवाइड करें। और मैं तो कहता हूँ कि अगर इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, उससे आपको ब्रेक मिलता है तो यूज़ इंटरनेट फॉर 15 मिनट्स, डिवाइड योर टाइम, उसके बाद दूसरा कुछ करें। तो सिंसियरिटी का मतलब यही है कि आप अपनी ज़िंदगी के हर काम कर रहे हैं लेकिन टाइम के मुताबिक। और सीरियस का मतलब यह है कि आप सिर्फ एक काम कर रहे हैं, जो मेरे ख्याल से बिल्कुल सही नहीं है आपके डेवलपमेंट के लिए भी और आपके आगे एजुकेशन के फ्यूचर के लिए भी। एंड द फाइनल थिंग, I've been saying final thing again, I'm sorry. The last thing जो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब ये कम्युनिटी वेंचर का जब मुझे इनविटेशन आया, आरिफ सर ने अपने घर में बुलाया और उन्होंने ये कहा कि इतना बड़ा फंक्शन कर रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी का, तो मुझे सिर्फ एक ही बात याद आई कि जब फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई गई थी तो कौमी तराना जो उन्होंने लिखा गया था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो कौमी तराना था, उस तराने में एक बहुत ही खूबसूरत एक लाइन थी। वो लाइन ये थी कि जो ताके हरम में रोशन है वो शमा यहाँ भी जलती है। और उसका मतलब ये है कि जो ताके हरम में कौन सी शमा रोशन है? ताके हरम में इल्म की शमा रोशन। इल्म से मुराद सिर्फ दीनी इल्म नहीं, मजहबी इल्म नहीं, इल्म से मुराद दुनियावी इल्म। और रसूल खुदा के ज़माने में हर इंसान जो साइंस या किसी में भी आगे था उसको आलिम का दर्जा दिया जाता था। तो आज मैं ये कह सकता हूँ कि आज वलसाड़ में हम भी आज ये कह सकते हैं कि जो ताके हरम में रोशन है वो शमा यहाँ भी जलती है।